अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम ख़बर ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत हो सकता है कि सरदार अख्तर मेंगल को गिरफ़्तार कर ले, और ये बात बताई है तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब ने। और उनका कहना है कि आज सुबह अख्तर मेंगल साहब को MPO ऑर्डर के तहत आगाह किया गया है और उन्होंने गिरफ़्तारी से इनकार कर दिया है। लेकिन तर्जमान का ये कहना है कि अगर अख्तर मेंगल साहब ने कोयटा की तरफ बढ़ने की कोशिश की अपने लॉन्ग मार्च समेत, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि BN के सरबराह अख्तर मेंगल ने भी ये कहा है कि हम सर नहीं झुकाएंगे, धरना हर सूरत जारी रहेगा, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। और अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 10 दिन हो गए इस धरने को। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो कोयटा की तरफ इसको कल से इस लॉन्ग मार्च को कोयटा की तरफ लेके जाएंगे, और वहाँ पे एक रेड जोन है जैसे इस्लामाबाद में है, और वहाँ पे वो धरना देना चाह रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज़ की हुई है। कोयटा में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन ना हो, और इस वक्त हालात थोड़े कशीदा हैं। लेकिन इसके साथ ही अब वज़ीर-ए-आज़म को भी कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने अख्तर मेंगल साहब से रब्ता किया और कहा है कि आपके मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुँचाएँगे, और अगर मुतालबात मंजूर हुए तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि हम अपने धरने को या लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर देंगे। और अपने आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, जो कि PTI के अरूज का बायस था। क्या यही अब PTI के ज़वाल का बायस भी बनेगा? इस पर हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब जो सीनियर सियासतदान है। और इसमें इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि आपने देखा है पिछले 24 घंटों में PTI के बहुत सारे सीनियर लीडर्स एक बहुत बड़ी तादाद में एकदम से उन्होंने इस बात पर तवज्जो की है कि जो डिजिटल मीडिया है ये मुल्क में अमन नहीं आने दे रहा। ना सिर्फ मुल्क में अमन नहीं आने दे रहा, शर और फसाद फैला रहा है सिर्फ डॉलर्स के लिए, बल्कि ये इमरान खान के लिए भी एक सिचुएशन को मुश्किल बना रहा है। और PTI की जो सियासत है उसको इसने बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और एक डॉक्टर्स की टीम, अमेरिका में सेटल्ड पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम जो कोशिश कर रही है एक डील की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, उसके दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के वो प्लेयर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं जिन्होंने मोनेटाइज़ किए हुए हैं अपने अकाउंट, जो डॉलर्स कमा रहे हैं और जो इस मुल्क में चाहते हैं कि अनरेस्ट रहे, यहाँ जंगो जदल की एक कैफियत रहे और एक मुफाहमत का माहौल ना बन सके। मैं नहीं कह रहा, ये अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, ये आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। और शेर अफजल मरवत का एक ट्वीट है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले आगे चलते हैं। हॉट इशू हमारा आज का होगा सिंध मसला पानी है या नहरें, और हमें शर्जील इनाम मेमन साहब सीनियर वज़ीर और वज़ीर इत्तलात सिंध, उनसे बात करेंगे मसला क्या है नहरें निकाले जाने का, 6 नहरों का, जिनमें से 4 तो मेरा ख्याल पहले ही निकाली जा चुकी हैं, और वो तमाम सूबों के लिए, 6 नहरें सिर्फ पंजाब की नहीं है, तमाम सूबों में तकसीम हुई हैं। तो असल मसला नहरों का है या पानी की तकसीम का? पानी जिस सूबे का जितना भी है, अगर वो उसको मिल रहा है तो वो नहरें जितनी चाहे निकाले, जितनी चाहे ना निकाले। ये इस मौजू पे बात करेंगे उनसे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बारे में, कि वहाँ सड़कों पर इंसानी ज़िंदगी इतनी गैर महफूज क्यों है। क्योंकि हमारे पास जो डेटा है सिर्फ पिछले 3 महीनों में 241 अफवाह हुए हैं सड़कों पे, और ये बहुत बड़ी तादाद है किसी भी बड़े शहर के लिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम अपनी टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है, और काफ़ी उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है सोशल मीडिया जो कुछ करता रहा है। जो मैंने आपको इंट्रो में बताया कि PTI के दूसरे लीडरान का भी सोशल मीडिया और उसके असरात, जो नुकसानदेह असरात PTI पर और उसकी सियासत पर पड़ रहे हैं। अभी हमने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पहले आपको मैं ये एक अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने कुछ अल्फाज कहे, शुरली छोड़ो डॉलर कमाओ। ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है, आप भी सुने ज़रा। जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना। वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे, और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना तो शुरली को फॉलो ज्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे, तो मैंने डेली शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी ज़रूर है, चाहे $200 कमाने हो चाहे $2000 कमाने हो। ये है उन लोगों का
नज़रिया ज़िंदगी का। और इस पे शेर अफजल मरवा साहब ने आज एक बहुत लंबा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया बिलखुसूस यूट्यूब जो कभी इल्म की रोशनी फैलाने और आगाही के उफ़क़ को वुसअत देने का ज़रिया बन सकता था, आज चंद बेज़मीर मफाद परस्तों, अल्फाज पे गौर करें, चंद बेज़मीर मफाद परस्तों के हाथों एक जहरीला हथियार बन चुका है। ये हथियार अवामुन नास के अज़हानो क़लूब को निशाना बना रहा है। और आज़म खान सवाती साहब ने आज एक बहुत लंबा वीडियो बयान दिया है। वो क्या, और उन्होंने फरमाया क्या था, उन्होंने कहा था मुझे 22 अगस्त को अडयाला जेल भेजा, इमरान खान साहब के पास जलसा और रैली मुलतवी करवाने के लिए वो भेजा था शिबली फराज ने, अली मुबीन गंडापुर ने और उमर अयूब ने। कहा क्या है सोशल मीडिया के बारे में सवाती साहब ने, आप खुद सुन लें। ए मेरे भी लागलो, उनको कहता हूं कि जिन्होंने तूफानी बदतमीजी बर्पा किया हुआ है, खुदा का वास्ता है झूठ न बोलो। ये झूठ का चूरन बोलकर मेरे मुल्क को कब तक तबाह करते रहोगे? झूठ का चूरन वीलाग्रो मत बेचो, मुल्क को तबाह कर रहा है। फवाद चौधरी साहब, आपका ये मौक़िफ़ था, कभी आप अकेले खड़े थे इस तरफ, अब आप देख रहे होंगे कि और पीटीआई की बहुत ज़्यादा बड़े लीडर, बहुत ज़्यादा और बड़े लीडर्स यही बात कर रहे हैं जो आप करते रहे इतना अर्सा, लेकिन लगता है कि ये अभी भी शायद काम रुकेगा नहीं। आप क्या समझते हैं? एक तो अब साहब इस चीज़ को डिस्टिंक्शन करिएगा, ये पीटीआई का जो मीडिया है वो नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया था कि यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तो यूट्यूबर्स का एक ग्रुप है जो कमर्शियल है, जिसका पीटीआई से नहीं है ताल्लुक, वो कमर्शियल है। दूसरा ग्रुप है जिसका मामला ये है कि वो सेपरेटिस्टों के हाथ में खेल रहा है, अलहदगी पसंदों के साथ है, और उसका मामला ये है कि वो फौज को और अवाम को लड़ाना चाहते और वो अपना एजेंडा जो है वो पूरा करना चाहते हैं। और तीसरा ग्रुप है जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, छापे मारे गए हैं, देखिए ना 1 लाख से ज्यादा छापे तो पंजाब में मारे हैं, अब वो लोग बिटर हैं। अब ये 3 ग्रुप हैं और तीनों का अपना अपना एक समझिए कि एजेंडा है या ग्रीवियंसेस है जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तीनों को लहदा ही आपको जो है वो देखना पड़ेगा, और इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि, और अनफॉर्चुनेटली फिर ये पीका लॉ लगा के आपने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। जो इंडिपेंडेंस ऑफ थी अपनी थोड़ी बहुत थी वो भी आपने खत्म कर दी, और अब सारे का मामला आपने बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों के हाथ में दे दिया और आपके अपने लोग जहाँ पे रह गए। दीपिका का तो जाहिर है आपकी हुकूमत भी लेके आई थी और इस हुकूमत ने आके उसको मजीद उसके दांत तेज किए हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी तो दोनों हुकूमतों की है। लेकिन आपने एक बड़ा अहम नुकता उठाया कि पीका के आने के बाद अफसार साहब ये आप बिल्कुल ही खिलाफ वाकया बात तो ना करें। पीका लॉ जो था ये नून लीग लेके आई थी 2016 में। हमारे दौर में फरोग नसीम ने ये किया कि उसका जो एक करके जो नून लीग ने जो पीका लॉ लाई थी उसके ऑफेंस बेलेबल थे, इन्होंने उसको नॉन बेलेबल कर दिया, और अब आके तो उन्होंने बिल्कुल ही हशर नशर जो है वो उसका कर दिया ना। हम जो ला रहे थे वो पीएमडीए था जो सिविल लॉ था, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो ही लॉ है पीएमडीए जो मैंने प्रपोज किया था, वो लॉ लेके आना चाहिए और उसमें रेगुलेशंस हैं और वो इम्पोर्टेंट लॉ है। ये पीका लॉ खत्म करना चाहिए। देखिए, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता ज़्यादा क्योंकि हम फिर असल मौजू से हट जाएंगे। आपने जो भी प्रपोज किया वो हुआ नहीं, फरोग नसीम ने उसके दांत तेज़ कर दिए, चले मुस्लिम लीग नून लेके आई थी, अब इस हुकूमत ने मजीद दांत तेज़ कर दिए। मेरा सवाल नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता आपने एक और उठाया है कि पीका लॉ के आने से जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी तो मुश्किलात हो गई हैं, लेकिन बाहर वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और असल मसला आप ये कह रहे हैं कि वहीं पर है। नहीं, देखें ना आपने क्या अक्लमंदी की कि जो लोकल कंटेंट को जनरेट जो हो रहा था, कोई थोड़ा बहुत जो आपका क्रिटिसिज्म भी हो रहा था और उसके ऊपर कोई आप रिप्लाई भी हो जाते थे, चीजें भी हो जाती थी, आपने मुल्क के अंदर उन सब लोगों को फारिग कर दिया और सारे का सारा जो समझिए कि जो क्रिटिकल मास था वो आपने बाहर शिफ्ट कर दिया, जिसके ऊपर आपका कानूनी अप्लाई नहीं होता। नैरेटिव, अल्टरनेट नैरेटिव बनाना जो है वो यहाँ पे जो इस हुकूमत के अंदर तो फ्रेंकली आता ही नहीं। पंजाब हुकूमत में तो फिर भी टू बी फेयर विद मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी फिर भी कुछ काम कर रही है। यहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ आता जाता भी नहीं है, तो लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट में भी सच्ची बात है कॉम्पिटेंस की बड़ी कमी है, तो वो वहां पे फंस गए हैं, उनको अल्टरनेटिव नैरेटिव बन नहीं रहा।
आपके मुंह से पंजाब हुकूमत की तारीफ सुनना बहुत लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन ठीक है, आपकी राय है। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो 3 ग्रुप्स की आपने बात की है, उसमें से एक ग्रुप को फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते, जिनके साथ जुल्म हुआ है, बिटर हैं, जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो बिटर हैं, चलें उनको छोड़ दें। लेकिन जो दहशतगर्दों के साथी बन गए हैं और जो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करें, जिसका जिक्र शेर अफजल मरवत साहब ने किया है, अली मीन गंडापुर साहब ने किया है, आजम स्वाति ने किया है, तो ये लोग जो हैं ये तो पीटीआई के साथ जुड़े हुए तो हैं। पीटीआई यूएस का ये यूज़ करते हैं, पीटीआई यूके का करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ओहदे लिए हुए थे आपकी हुकूमत में और उन ओहदों को एंजॉय किया। उन ओहदों की बुनियाद पे इन्होंने अपनी जायदादों में इजाफा किया और फिर बाहर भी फरार हो गए। ये बाहर कैसे फरार हो गए सब कुछ करने के बाद, और इन दोनों ग्रुपों को कैसे हैंडल किया जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई का तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसमें शामिल हो, और पीटीआई का कोई ताल्लुक शहबाज नहीं गिल है, वो आपका वफाकी हुकूमत में भी रहा, सूबाई हुकूमत में भी रहा। इमरान रियाज है, वो पीटीआई के जलसों से खिताब करते रहे, फिर वो आदिल राजा है, आदिल मेहदी है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट। इन लोगों का पीटीआई से क्या ताल्लुक है, मुझे बताइए ना। मतलब आदिल राजा, हैदर मेहदी, मैंने बताया ना, इन लोगों का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। इमरान रियाज जलसों से खिताब करता रहा ना, जलसों से खिताब करता रहा पीटीआई के। नहीं, जलसों से क्या, वो तो हामिद मीर साहब प्रेस क्लब के बाहर कहीं बात करते हैं, आप बड़ी दफा करते हैं, तो आप तो पार्टी में भी शामिल हो गए। प्रेस क्लब नहीं, पार्टी के जलसे में जाके उनके प्लेटफॉर्म से खड़े होकर इस्तेमाल करना और ये कहना उस लीडर के हवाले से। चले इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें बात को। मैं ये कह रहा हूँ, चलें जो भी है, एक ग्रुप तो है ना, शहबाज गिल का तो आपने डिनाई नहीं किया। शहबाज को कोई ऐसी मुखालफत भी नहीं करता, ये वो अपना वो कर रहा है, लेकिन उसका वो कभी उसे, मेरा नहीं ख्याल उसने कभी कोई रेड लाइन क्रॉस किया। उसको पर्सनलाइज हो जाता है जो उसको नहीं होना चाहिए, और सच्ची बात यह है कि मैं, अगर मेरा इतना राब्ता नहीं है, बट आई थिंक वो पर्सनलाइज हो जाता है लोगों के साथ जो नहीं होना चाहिए, स्पेशली सहाफियों के साथ। तो समझ ही मुझे नहीं आती कि वो क्यों पर्सनलाइज हो जाता है। अच्छा, चलें ये बताएं कि इन 2 ग्रुप्स को जिनका आपने जिक्र किया, जो भी नाम है, चले नाम नहीं लेते, एक है जो पैसे की खातिर, जिसको शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बेज़मीर मफाद परस्त हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिल चुका है। इनकी वजह से पीटीआई को क्या नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान में, और क्या ये वजह है इमरान खान की जो मुश्किलात हैं, बुशरा बीबी की जो मुश्किलात हैं, जेल में मुसलसल उन पे दबाव बढ़ रहा है? आप समझते हैं कि ये 2 ग्रुप्स या वो तीनों ग्रुप्स इसके जिम्मेदार भी हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो सारे मसाइल है ना, वो ये है कि हमारा सियासी टेम्परेचर बड़ा ज्यादा है, और सियासी टेम्परेचर बढ़ाने में भी सोशल मीडिया का रोल जो है वो बहुत ज्यादा है। सो हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम पॉलिटिशियंस हैं, सहाफ़ी हैं, हम तो फिर भी गुजारा कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म, ज़्यादा सख्त क्रिटिसिज्म भी ले लेते हैं। हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे तो बिल्कुल ही क्रिटिसिज्म इस तरह का नहीं लेने का वहाँ पे नहीं है, ना कोई इस तरह का टॉलरेंस लेवल भी नहीं है। उसकी वजह से हमारा जो एक समझिए हालात ख़राब होने में सोशल मीडिया का बहुत रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उसको नीचे लाने में जहां पॉलिटिकल इक़दामात की जरूरत है, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ठीक हो जाए, लेकिन बाकी इक़दामात भी करने की जो है वो जरूरत है। और इसी में नहीं है, मसलन अभी आप देखें ना कि जो पीटीआई की लीडरशिप जो बलूचिस्तान चली गई और वहां पे उन्होंने धरने में शिरकत की, लेकिन पंजाबियों की जो कत्लेआम था उस पर बात नहीं की, उससे तासुर अच्छा नहीं किया। सो ये एक एक्चुअली आई वुड से कि ओवरऑल हमारा ये जो दूरबीन लगा के आप बैठे रहे और देखें कि कब कोई खिलाफ एक्टिविटी होगी और हम ज्वाइन कर लेंगे जाके, ये भी एक आई वुड से कि बड़ी पॉलिटिकल पैराडाइम जो है ना, उसके अंदर सोशल मीडिया भी एक हिस्सा है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन बाकी भी क्रिएट करता है। ठीक है, बाकी मतलब भी क्रिएट करते हैं, इस पर कोई शक नहीं है, और असल बुनियाद तो वहीं से शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई की जो उठान थी, सबसे उसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो सोशल मीडिया का था, तो अरूज पे लाने में क्या आप समझते हैं अब पीटीआई के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है या जवाल की तरफ जो है और इख्तलाफात जो हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह भी सोशल मीडिया ही है? नहीं, देखिए, पीटीआई तो अब है नहीं है सच।
उसकी वजह यह है कि पीटीआई का जो काडर था वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने ठंडे मुक्के मार के जेलों में डाल के खत्म कर दिया ना। अब तो इमरान खान है। इमरान खान को सोशल मीडिया के ऊपर जाने से नीचे जाने से फर्क नहीं पड़ रहा। इमरान खान तो देखें, आज हनीफ अब्बासी साहब है, बिलाल बिलाल वगैरह, ये जो पिंडी डिवीजन में 47-50 वोटों से इलेक्शन आ रहे हैं। अब इलेक्शन होंगे, ये 1.5 लाख से आ रहे हैं। तो इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर नीचे जाने से। अलबत्ता पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर हाई है, उसको नीचे लाने के लिए फर्क पड़ता है। इमरान खान की पॉलिटिक्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन फिर क्या वजह है कि मेन जो इस वक्त बात हो रही है वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसके ज़रिए होने वाले प्रोपेगेंडा की हो रही है। जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इमरान खान को कोई डील करवा दी जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ। उसमें भी मेन पॉइंट सोशल मीडिया का ही होता है। जो आपके यहाँ पे रहनुमा हैं, अलीमीन गंडापुर हैं, और दूसरे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, आज़म स्वाति ने भी ये बात की है। तो सबका जो फोकस है वो सोशल मीडिया और उसके ज़रिए फैलाया जाने वाला जहर है। तो आप इसको अचानक फिर अब ये क्यों कह रहे हैं कि असल वजह ये नहीं है? जब तक ये कंट्रोल नहीं होता या रैशनल बात नहीं करता तो फिर टेम्परेचर नीचे कैसे आएगा? देखिए अफसार साहब, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपसे पार्शली सिर्फ एग्री कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, सोशल मीडिया के जो इस वक्त एक अब्यूजिव किस्म का जो एक ट्रेंड्स हैं या चीजें हैं, उसका डेफिनेटली माहौल पे असर है। लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो पैराडाइम है इलाज का, वो सही नहीं है। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि हम तो सिर्फ सोशल मीडिया पे तवज्जो देंगे और जो पॉलिटिकल स्टेप्स हैं वो नहीं लेंगे, और जो सियासत के अंदर एक अमूमी तनाव है उसको हम कम करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर हम काम कर लें, तो देखिए ये नहीं हो सकता। आपको एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा और आपको पॉलिटिकल इक़दाम भी करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, एंड यस सोशल मीडिया के ऊपर जो इश्यूज हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा और काउंटर नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। ये 4-5 चीजें जो कॉम्प्लेक्स हैं। आई डोंट थिंक सो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। नहीं, मैं इससे तो आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप बार बार पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। उसका जो पहला रिक्वायरमेंट हमें मिल रही है इतलात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी, डॉक्टर्स की तरफ से भी, आपकी पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से भी, कि पहला ये है कि ये जो गालम गाली हो रही है और जो वो व्लॉगर्स हैं जो पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं वो पीछे हटें और वो इमरान खान के कहने पे हटेंगे। क्या ये मुमकिन है? बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब भी अब यरगमाल हो चुके हैं इन व्लॉगर्स के हिसार में और वही इनको मना नहीं कर पा रहे, ताकि पहला स्टेप हो तो अगले स्टेप्स हों। देखिए ना, अगर अब साहब आपकी बात दुरुस्त है तो इससे तो बड़ा कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे जो साहिबान इख्तियार हैं उनको फिर इल्म ही नहीं है कि मामलात है क्या। अब अगर आपको $50,000 महीने का कोई कमा रहा है तो वो देखें, वो इमरान खान के कहने पे भी खत्म नहीं करेगा। वो क्यों खत्म करेगा? आप उनसे उनकी मार्केट छीने ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि जी अपना वो इमरान खान कह देंगे तो सारे लोग अपना $50,000 जो महीने का बना रहे हैं वो बनाना छोड़ देंगे। ये कैसे होगा? आपने एक इकोनॉमी इतनी बड़ी अपने खिलाफ क्रिएट कर दी है। मैं बता दूं, ये शेर अफजल मरवत ने कहा है। उसने कहा है कि ये जितने भी फ्रेब फ्रोश यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पीटीआई के लोगों को कहा है कि आप इनको फॉलो करना छोड़ दें। ठीक है, ये बात खान साहब कह दें कि इन फ्रेब फ्रोश यूट्यूबर्स को जो ख्वाब बेचते हैं मसनूई सुर्खियों के साथ उनको फॉलो करना छोड़ दें और खान साहब खुद ऐसे ट्वीट्स ना करें जिनसे उनको शय मिलती है उन यूट्यूबर्स को, और वो फिर एक नई बात शुरू कर देते हैं, नया फसाद शुरू कर देते हैं। खान साहब ये क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं एक स्टेप लेते? एक स्टेप लेना उन्होंने। शेर अफजल मरवत को तो नहीं पता ना सोशल मीडिया कैसे फंक्शन करता है, मीडिया कैसे फंक्शन करता है, उनको नहीं पता। इशू ये है कि इमरान खान ने 3 दफा ट्वीट्स किए कि शहीदों के खिलाफ कैंपेन्स करने वाले, गाजियों के खिलाफ कैंपेन्स करने वालों का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। कोई इमरान खान के कहने का असर नहीं पड़ना। अगर आप समझे मैं $50,000 कमा सकता हूँ जो है वो गालियां निकाल के या कैंपेनें बना के, देखिए ये आप खाम ख्याली है कि कोई जो है वो सिर्फ खान साहब कहेंगे तो ये लोग अपनी बात भी खत्म कर देंगे। ये
तो फिर ये आप अपने आप को डिनाई कर रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये इमरान खान है और अवाम है, दोनों के दरमियान और कुछ नहीं है। तो खान साहब कह दें कि अनफॉलो करें, किधर से आएंगे $50,000? कौन देखेगा फिर उनका झूठ, जब खान साहब ही कह देंगे कि इनकी बातों पर एतबार ना करें और अनफॉलो कर दें? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि वो एक जिस तरह मैंने आपसे कहा, एक होलिस्टिक व्यू आपको लेना पड़ेगा। अगर आप होलिस्टिक व्यू नहीं लेते और आपका ख्याल है कि सिर्फ सोशल मीडिया ठीक हो जाए और बाकी सब कुछ ऐसे रहे, फिर ये नहीं होना। बड़ी सिंपल बात है, ये मुमकिन नहीं। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पहला स्टेप, बेबी स्टेप। देखिए, कहा जाता है कि 9 मई पे खान साहब माफ़ी मांगे, वो नहीं मांग रहे। कम से कम ये सोशल मीडिया वाला वो एक स्टेप तो ले, उन्हें भी तो कोई CBM देना है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जी चले, मैं तो उस बहस में नहीं पढ़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि होलिस्टिक व्यू लेना है। बहुत सारी चीजें आपने सजेस्ट की हैं। पहला स्टेप ये हो जाए कि ये ठीक है, खान साहब के साथ कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से वर्डिंग बना के चीजें करके उनके सोशल मीडिया अकाउंट से चीजें आ सकती हैं, और वो आनी भी चाहिए। उसमें वो आई भी है, वो आई भी है, और उसके ऊपर जैसे शहीदों के ऊपर, गाजियों के ऊपर आई है, आगे भी आ सकती है। जब भी दोबारा खान साहब से मुलाकात होगी, मैं फिर उनको सजेस्ट करूंगा कि ये चीजें आप कर दें। वो कर देते हैं, उनका कोई, वो बिल्कुल जाहिर है, वो पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के साथ है ना, वो कोई इनके साथ थोड़ी। चलिए, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने का। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक तो आज का हॉट इशू सिंध मसला पानी का है या नहरों के नंबर का, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हॉट इशू सिंध मसला पानी या नहरें। शर्जील इनाम मेमन साहब, एक बात ये कही जा रही है पंजाब की तरफ से, बल्कि मुस्लिम लीग नून सिंध की तरफ से भी बशीर मेमन साहब ने हमसे बात की परसों, और ये कह रहे हैं कि मसला नहरें हैं या पानी है, इसलिए कि इरसा के तहत तमाम सूबों का पानी की तकसीम का फार्मूला 1991 में तय हो चुका, और उस पर मुत्तफिक भी हैं सब। अगर आपको आपके हिस्से का पानी मिल रहा है, पंजाब को पंजाब के हिस्से का पानी मिल रहा है, तो दोनों सूबे, ये चारों सूबे जितनी मर्जी नहरें निकालें उसमें से, मसला किधर है? सियासत है या वाकई कोई ऐसा मसला है जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अफसार साहब। मैं समझता हूँ कि अगर पानी तो खुदा की और कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर इस पर भी कोई सियासत करता है तो वाकई उस शख्स को मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं सख्त लफ्ज़ यूज करूँ, मेरा समझने कि डूब मरने का मुकाम होगा अगर कोई पानी पे भी सियासत करे। इशू है कहाँ? इशू अफसर साहब यहाँ है कि इरसा जो है ना, इरसा की आप बात कर रहे हैं, तो इरसा जो है उसमें वो इंडस रिवर्स पे जहाँ पानी होता है ना, उसके लिए वो अथॉरिटी बनाई हुई है। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो सिंध का पानी ले ही नहीं रहे। हम जो अभी बयानात उनके आ रहे हैं कि हम तौसा से और जैलम से, मतलब कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। इन इरसा इज इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। जब इंडस रिवर सिस्टम हम कहते हैं तो सिर्फ दरिया सिंध नहीं है, उसमें तमाम दरिया आते हैं। नहीं, सारे दरिया आते हैं, लेकिन जो वो अथॉरिटी है उसमें अभी तक जितने भी एतराज़ात सिंध हुकूमत ने डाले वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अभी जो पंजाब जो बात कर रही है वो अलग बात कर रही है ना, आप उसको पढ़ लें। जो ये कह रहे हैं कि जी तौसा और जैलम जो है हम इससे पानी ले रहे हैं, हम आपसे पानी ले ही नहीं रहे, जो वो बात करें। अच्छा, अगर वहां से पानी ले रहे हैं तो आपने अगर चौधरी मंजूर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जिनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से, तो उन्होंने कहा कि यार हमें बताओ कि वो कहाँ, अगर आपके पास पानी तो एक्स्ट्रा है ही नहीं, पानी तो आपके पास, आपने नए तो पानी के ज़खायर पैदा किए नहीं ना, पानी तो यही है जो भी पानी है। इसमें बताएं कि अगर आप बोल रहे हैं कि आप पंजाब का पानी हिस्से का ले रहे हैं, तो पंजाब के कौन से हिस्से का पानी आप काट के यहाँ से ले रहे हैं? अनाउंस तो करें ना आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जी हम जो कैनाल शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये एतराज आपने जो बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि कहाँ से काट, अगर पंजाब इसका जवाब देता है तो फिर तो झगड़ा खत्म हो जाएगा ना? क्योंकि झगड़ा ये बड़ी अच्छी बात की है। नहीं, झगड़ा है ये कि ये बात पंजाब कहता है कि हम नहीं, अगर पंजाब देखें बात है, अगर इरसा से पानी की तकसीम ठीक हो रही है। अफसर साहब, मैं बताऊं कि ये वो हमारा बहस बना बहस नहीं, मैं क्लियर बताऊं, पंजाब के किसी एक हिस्से का भी 1 इंच पानी लेंगे ना, वहां के लोग नहीं मानेंगे।
हमारे पंजाबी भाई नहीं मानेंगे। वो तो पंजाब किसी का सूरत मसला है में। ना, वो तो पंजाब का मसला है ना, सिंध का ठीक है। मसला तो ये नहीं होना चाहिए ना। देखिए ईमानदारी से हमें बात करनी चाहिए, हमने इकट्ठे रहना है भाइयों की तरह। अगर इरसा में डिसाइड हो गया कि 10 गैलन उसको जाना है, 10 गैलन उसको जाना है, वो 10 गैलन की 6 नहरें निकाले, 5 निकाले, 1 निकाले, उससे ज़्यादा अगर वो आपका पानी लेता है इरसा वहाँ बैठा हुआ है, इरसा में आपका मेंबर बैठा हुआ है जो आज़ाद है, जिसको कोई निकाल नहीं सकता जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं होता, इंडिपेंडेंट है। पहले इरसा का भी सत्यानाश कर दिया, मैं बताऊं क्या हुआ है। चंद दिन पहले इरसा का भी सत्यानाश कर दिया। पहले इरसा में जो मैकेनिज्म था कि हर सूबे का एक नुमाइंदा होगा, वो आपने खत्म कर दिया। आपने कहा कि नहीं अब एक ब्यूरोक्रेट आके बैठेगा। पहले एक नॉमिनेटेड नुमाइंदे बैठते थे, पर आपने कहा नहीं कि ब्यूरोक्रेट वो इरसा को हेड करेगा, वो भी बाय डिजाइन। इसमें बात करें ना, इसमें बात करें, इसमें भी बात की है, नहीं इसमें भी बात की। देखिए इतराज आप पे ये हो रहा है, इतराज नहीं, मैं आपको दो इतराज बता दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो इतराज हो रहे हैं। एक तो ये कि पंजाब में आप पंजाब की भी पार्टी है ना, तो पंजाब में ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के मफादात के ख़िलाफ़ सियासत करे, नंबर 1। नंबर 2 उसकी दलील मज़ीद ये दी जाती है कि जब आपने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पे साइन किए हैं, सिंध ने भी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, अल्लाह उनको सेहत दे, तो 6 नई नहरों पे एग्री किया, जिसमें सिंध के लिए 2 नहरें थी, रेती नहर और थर नहर, पंजाब के लिए चोलस्तान नहर और ग्रेटर थल नहर 2 नहरें थी, बलूचिस्तान के लिए एक किची नहर और खैबर पख्तूनख्वा के लिए चश्मा राइट बैंक कनाल। ये सब तय हुआ। तो अब चोलिस्तान जी मैं अर्ज करूं, कोई सिग्नेचर हमने नहीं किया। आप एक जगह पे सिग्नेचर दिखा दें, वही प्रोपेगेंडा पंजाब की, सुनते लें, वही प्रोपेगेंडा पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने किया कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बड़ी अकलमंदी वाली बात की। उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब ने तो अप्रूवल दिए हुए, उनके तो साइन है, उन्होंने अप्रूवल का साइन भी बात की। अच्छा, अब मुझे पता है आप भी पुराने समझदार हैं, पार्लियामेंट को भी कवर करते हैं, कानून का भी पता है आपको। क्या प्रेसिडेंट के पास कोई समरी जाती है किसी प्रोजेक्ट की? मेरा सिर्फ एक सवाल है, no. किसी एक प्रोजेक्ट की समरी प्रेसिडेंट के पास जानी चाहिए या जाती है? नहीं। क्या प्रेसिडेंट मजाज अथॉरिटी है किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने की, डिसअप्रूव करने की? ये बाय डिजाइन एक प्रोपेगेंडा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ किया गया। एक मीटिंग जरूर हुई, अच्छा, लेकिन चलो ठीक है। अच्छा, हाँ, एक मीटिंग हुई, उसमें डिस्कशन में आया, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है आप प्रोविंस से बात करें कि किसी को एतराज है या नहीं है। लेकिन जब फिर ये प्रोविंस ने सबसे अपने शोर किया, तो प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सेशन में, जो कि उनकी अपनी जुबान की बात है ना, कहा कि जी आई विल नॉट सपोर्ट एनी प्रोजेक्ट ऑफ कैनाल जहां पे जिन प्रोविंसेस को एतराज है। तो उन्होंने अपने क्लियर स्टांस दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। नहीं, हाँ बोले। सवाल ये पैदा होता है कि जब उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आप सूबों के पास जाएं, उनके मामला हैं, तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सिंध ने भी ज़मीनें दी ना। ये मैं अब साहब बात सुने, मैं आपको अर्ज करना सुने, आप दो चीज़ों को मिक्स ना करें प्लीज। हम दी ना, नहीं ज़मीनें दी ना, नहीं पहले यस और नो बता दें, यस और नो बता दें, ज़मीनें दी ना। मेरी बात सुने, मैं अर्ज कर लूँ ना, ग्रीन पाकिस्तान तो उसमें नहरें भी थी, उसमें नहरें थी। मेरी बात नहीं, जमीन पे कहीं पे नहरें नहीं लिखी हुई हैं। आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, आप प्रोग्राम करें, आप कल डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, मैं कल दोबारा आपको बताता हूँ, मैं कल दोबारा आपके प्रोग्राम में शरीक हो जाता हूँ। आप बताएं कि कहाँ कि ग्रीन कहाँ लिखा हुआ है कि ग्रीन पाकिस्तान जो है उसको अगर हमने कहीं जमीन लेनी है तो उसमें अपने कैनाल की मजदूरी देनी है। इट्स नॉट कनेक्टेड। अच्छा, आप ये मुझे वो भिजवा देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है। हाँ जी। अच्छा, मैं अर्ज कर लूँ, जमीनें देना इसके लिए ग्रीन पाकिस्तान के लिए कोई बुरी बात नहीं है, हम मना नहीं कर रहे। ग्रीन पाकिस्तान होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप तरह जमीन आबाद कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो क्लाउड बस्टिंग में जाती है, क्लाउड सीडिंग में जाती है। आप क्लाउड सीड्स करें, क्लाउड बस्ट करें, आप आर्टिफिशियल रेंज क्रिएट करें, आप सब चीजें आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। लाहौर में भी मोहसिन नकवी साहब ने की थी ना, हम क्यों दूर जा रहे हैं। लाहौर में जब मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्टिफिशियल रेंज की है पंजाब में, तो आप करें ना, उन्हीं वही सोर्स लेना। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कैनाल्स की, ठीक है, मैं वाज़ेह कर दूं कि 91 का अकॉर्ड था ना, 91 का अकॉर्ड लास्ट अकॉर्ड था। हालांकि पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं, हम कहते हैं हमें उसके हिस्से का पानी दे दें। क्या 91 के अकॉर्ड के हिसाब से सिंध को पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और हमें ये 100% पता है कि ये बात इस पे बात करें ना,
नहीं इस पे नहीं, बात वो तो है ही करें है, ना। लेकिन अभी नहर अभी भी जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, एक और इतराज। हाँ, हाँ जी जी, मैं इतराज़ है ना जो सिंध पे आ रहा है और सिंध की पॉलिसी पे, मैं उस पर सिर्फ आपसे सवाल जानना चाहता हूँ ताकि कौम को जो एक टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो ख़त्म हो। मसलन वो कह रहे हैं कि आप रेती नहर और जो है थर नहर, इस पे तो आपको कोई इतराज़ नहीं है ना? हमें उसमें भी इतराज है। हमने 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 6 पंजाब के 6 की कैनालों में इतराज है। हैं? हमें 6 के 6 कैनालों में इतराज है। आपको तो ये अचानक से कैसे होगी? पहले तो ये जो चश्मा राइट बैंक कैनाल है, ये तो खिची नहर तो शुरू भी हो चुकी, अब आगे क्यों इतराज हुआ? नहीं, मेरी बात समझ, हमने कहा कि अभी जो नई नहरें बननी है चोलिस्तान को आबाद करने के लिए, या बाकी जो अभी 6 नहरें, उन्होंने कहा कि दो सिंध में बनने, हमने कहा अभी आप कोई नहर ना बनाए, अभी तो जो हमारे हिस्से का पानी वो पहुंचाएं। आपको इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अफसार साहब, हम लोग इस वक्त 50% वाटर शॉर्टेज पे, ड्राउट इस वक्त चल रहा है, आपको पता है ये बात? जब इस वक्त ड्राउट चल रहे हैं, ये ठीक है, मैं ड्राउट चल रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो है ना कि इंडस बेसन के इर्द गिर्द तकरीबन 43% रकबा सेम की नज़र हो गया है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर की वजह से। क्रॉप्स के लिए जो एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर है। वेरी रॉन्ग फिगर, माय अपॉलॉजीज अफसार साहब, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, समवन इज गिविंग वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मैं आपको बताऊं, देखिए जी, आपका जो वाटर रिकॉर्ड है उसमें आपको डेल्टा, सुन तो ले, आपके वाटर रिकॉर्ड में आपको डेल्टा पे पानी छोड़ना है। अगर आपने डेल्टा पे पानी छोड़ोगे तो जो कि एक नेचुरल प्रोसेस चलता रहेगा, आपके पास पानी की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतना बचता ही नहीं डेल्टा पे पानी पहुंचे। और डेल्टा में, सुन तो ले, और डेल्टा में पानी बात ही नहीं कर रहा, ना मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मेरे क्रॉप्स का नाम नहीं है कि क्रॉप्स को जो पानी दिया जा रहा है उसकी मैनेजमेंट भी है ना, नहरों की मैनेजमेंट है, खालों की मैनेजमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं डेल्टा की बात ही नहीं कर रहा, वो ठीक है, डेल्टा की बात ठीक है, लेकिन जो खेतों को पानी जाता है ना, जी जी जी, मैं उसकी बात सेम बात आ गई है ना। अच्छा, उसकी बात, उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें भी सबसे ज्यादा सिंध हुकूमत काम करी है, को बिलियंस ऑफ रुपीस हमने लगा दिए हैं नहरों को पक्का करने में, जिसकी लाइनिंग कर रहे हैं, कि नहरों की हम लाइनिंग कर रहे हैं, और उसमें आप देखें कि इस वक्त कितने मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इतनी ज्यादा क्यों है अभी तक? नहीं है, अब सिर्फ कुल, अब वहां उन एरियाज में मैं आपको बता दूं, तो अब ना, मेरी बात सुन ले, सिर्फ उन एरियाज में है जहां पे हम अभी तक लाइनिंग नहीं कर सके, और लाइनिंग जो है वो कुछ छोटा मोटा काम नहीं है। सुने, लाइनिंग देखिए, हम क्या चले आखिर में नहीं, सुन तो ले प्लीज, आखिर में एक्सप्लेन प्लीज, ठीक है, नहीं लेट मी एक्सप्लेन। ये सारी कच्ची नहरें होती है ना, उनको पक्का करने के लिए आरसीसी के साथ, सीमेंट के साथ उसको पक्का किया जाता है। तो जितने रिसोर्सेज है उतने ही लगाएंगे ना, उस रिसोर्सेज में हम अभी तक काफी हद तक अपनी नहरों को पक्का कर चुके हैं, और अभी भी हमारे पास जो है वो कैनालों को पक्का किया जा रहा है, नहरों को पक्का किया जा रहा है। तो बिलियंस ऑफ रुपीज तो सिंध हुकूमत सिर्फ उस चीज पे लगा रही है ताकि ये सीपेज ना हो। इसका मकसद ये नहीं कि आप हमारी सप्लाई रोक दें, ये तो सीपेज तो ये इंटरनल मसला है ना, ठीक है, क्या अगर सीपेज, लेकिन जो हमें जो आपके रेगुलेटर से जो पानी आना चाहिए वो हमें पानी नहीं पहुंच रहा। और अभी ये नहीं, हर साल सिंध को शॉर्टेज में। आप एक काम करें अफसर साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी करें ना, ठीक है, आप 10 साल का डेटा लेके बैठ जाए, या 15 साल का डेटा लेके बैठ जाए, या 20 साल का डेटा लेके बैठ जाए। 20 साल में सिंध हुकूमत को या सिंध सूबे को कितना पानी मिलना चाहिए था और कितना पानी मिला है, कितना पानी नहीं मिला है। अच्छा चले, ये बड़ी अच्छी बात किया। मैं आखिर में आपने बहुत अच्छी बात की है, कंक्लूड करते हैं इसको। सिर्फ एक सवाल मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि, और सच में चाहता हूँ कि कौम के सामने आप बात करें कि पानी का मसला है ना, फिर पानी की तकसीम का मसला है, नहरों का मसला नहीं है, और ये पानी की तकसीम का मसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के तय हो सकता है, राइट? नहीं, मैं अर्ज कर लूँ, वो इसलिए नहीं कि हमें, आप देखिए ना, मेरा आपका तजुर्बा है, आप मुझे सपोज मुझे आप हर साल उधार देते हो, और मैं हर साल आपको पैसे वापस, आपसे कमिटमेंट करता हूं, मैं वापस करता हूं, मैं नहीं देता हूं। ये ट्रस्ट डेफिसिट कब से है? ये ट्रस्ट डेफिसिट है 75 साल से, और ये 75 साल से भी नहीं, मैं बताऊं आपको, 1902 से है, 1902 से लेकर ये ट्रस्ट डेफिसिट है। पर 1945 में दूर भी तो करना है ना, मैं आपको आज करूं ना, मैं ये बहुत इसको दूर भी करना है ना। आप टेलीमेट्री सिस्टम लगा हुआ था, आपकी हुकूमत ने 2008 में आके उतार दिया, तो आप टेलीमेट्री सिस्टम के बगैर तो इल्जामात ही लगेंगे ना एक दूसरे पे। मेरी अर्ज सुने ना, ये छोटा डिस्कशन है, ये बहुत लंबी और अच्छी डिबेट है, ये प्रोडक्टिव है। 1902 से लेकर आज दिन तक मुझे जो हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है।
अगर मैं आपको बोलूंगा आप मुझसे हर बार कमिटमेंट करते हो, एक एग्रीमेंट करते हो, यार इस बार जो है तुम्हें पैसे वापस कर दूं, तुम दो, अगर आप मेरे साथ 10-15 दफा इस तरह डिफॉल्ट करोगे, नेक्स्ट टाइम मेरा आपसे एतबार उठ जाएगा। अभी भी आप कैनालों की बात कर रहे हो और कह रहे हैं कि हम पंजाब से पानी लेके जाएंगे। आप वो जहां से भी पानी लेके जाना है ना, और जहां से पानी काट के देना, कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा को कह दें या किसी और कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, करवा दे। सुने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जी हम इस जिले का पानी इतना इतना काटेंगे, ठीक है, क्यों कैनाल ज्यादा पानी चाहिए, इस पंजाब के जिले का पानी इस इतना इतना काटेंगे और फिर जो है हम वो करेंगे। अब अभी तो प्लान तो अनाउंस करें ना, ठीक है, कैनाल बनाने शुरू कर दी, मिसाल अगर अच्छी बात की आपने, ठीक है, लेकिन टेलीमेट्री सिस्टम तो, लेकिन टेलीमेट्री सिस्टम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में उतार दिया ना, जो एक रिलायबल सिस्टम था। तो ऐसा सिस्टम ऑल आर प्रोपेगेंडास। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज कराची की सड़कों पर इंसानी जिंदगी गैर महफूज, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल कराची की सड़कों पर इंसानी ज़िंदगी गैर महफूज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ से पिछले 3 महीनों में हमारे नुमाइंदे शाह नवाज़ और नवीद कमाल, समा न्यूज़ के नुमाइंदे, इन्होंने वहाँ से जो डेटा इकट्ठा किया पिछले सिर्फ 3 महीनों का, उसके मुताबिक 241 अफराद जाम बहक हुए हैं और 31 बच्चे इसमें शामिल हैं। आप सोचें कि कितनी खौफनाक किस्म की ट्रैफिक है कराची की, जहाँ पे लोग सड़क क्रॉस करते हुए या वैसे ही साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर जाते हुए वो किसी न किसी बड़े ट्रक की या किसी गाड़ी की, तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं। और छोटे बड़े तमाम हादसात में 3227 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं और अपने और अपने ख़ानदान पर एक इक़्तिसादी बोझ भी बन चुके हैं। तो ये जो हादसा होता है, सिर्फ ये जान नहीं लेके जाता, ये जो पीछे रह जाने वाली जानें हैं उनके लिए भी बहुत मुसीबत खड़ी करता है। और गुज़िश्ता 95 दिनों में 74 लोग, इंसान हैवी गाड़ियों की टक्कर का निशाना बने कराची में, और उसमें से डंपर की टक्कर से 17 और ट्रेलर्स की टक्कर से 26 अफराद जाम बहक हुए। और वाटर टैंकर्स हैं, जो कराची में वाटर टैंकर एक अपना माफिया है जिस पे हम किसी वक्त बात करेंगे, उन्होंने 17 लोगों को अपने टायरों के नीचे कुचल कर हलाक कर दिया। और बसों ने, मज़दा ने 5 जानें ली जो मुसाफिर बसें हैं। और सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक हैवी गाड़ियों की शहर में रवानी को सुबह 7 से रात 11 बजे तक महदूद करने का हुक्म दे रखा है। लेकिन इसके बावजूद इतनी बात हो रही हैं, तो क्या रात को लोग सड़कों पर निकलना बंद कर दें? ये एक अजीब सी है, क्योंकि इससे लगता है कि इंतज़ामिया का फेलियर है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में। लेकिन गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने फरवरी में सिंध हाई कोर्ट को एक ख़त लिखकर मामले का नोटिस लेने का कहा, लेकिन गवर्नर साहब का खैर ये काम है नहीं। लेकिन उन्होंने अगर किया है तो इसको मेरा ख़्याल है कि सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर तवज्जो दें, और सिर्फ हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिला बंद करने से ये इसका इलाज नहीं हो सकेगा। और ईद से कबल तमाम डंपर ड्राइवर्स को ये हुक्म दिया था अदालत ने कि गाड़ियों के आगे और पीछे कैमरास लगाए जाएं। वो कैमरास लगे नहीं लगे, ये सूबाई हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है। और इस शहर में तकरीबन 3000 डंपर मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वाहिद जो फंक्शनल सी पोर्ट है, कराची हो या पोर्ट कासम, वो भी दोनों कराची में ही हैं। तो ईद तो अब गुजर चुकी है, देखते हैं कि इन अदालती अहकामात पर सूबाई हुकूमत कितनी तेज़ी से अमल करती है, जिससे ये अंदाज लोगों को एहसास हो कि उनकी हुकूमत उनकी ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद है। गुड नाइट।